हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISPC's होम। दोस्तों, ये वीडियो मैं NCERT क्लास 7 साइंस का लेकर आया हूँ। इसमें जो है जो चैप्टर बचा हुआ है क्लास 7 साइंस का, वो मैं आप लोगों को कराऊंगा आगे का चैप्टर। आज जो है ये वीडियो ये साइंस जो है NCERT क्लास 7 का कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद जो है 8 क्लास का मैं स्टार्ट करूंगा। इससे पहले NCERT क्लास 6 और का जो है साइंस और हिस्ट्री मैंने करवा दिया है और क्लास 7 का जो है NCERT हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुका है और उनका जो है प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है, तो वो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। और आज जो है ये क्लास 7 के साइंस का लास्ट लेक्चर है, इसमें बाकी बचे हुए चैप्टर मैं करवा दूंगा। तो दोस्तों, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहाँ से अपना NCERT का बेसिक जो है वो इसकी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। और जब NCERT कंप्लीट जैसे हो जाता है तो मैं सप्लीमेंट्री बुक्स शुरू करूँगा, उससे मैं तैयारी करवाऊँगा। और जो है से मैंने हिस्ट्री में जो है से घटना चक्र दृष्टि जो आता है, पिक्टोरियल जो आता है, चित्रात्मक प्रस्तुत जो आता है, उससे मैंने पूरा इतिहास आप लोगों का करा दिया है। उसमें जो है एंशिएंट, मॉडर्न और मेडाइवल तीनों हिस्ट्री शामिल है एक ही वीडियो में। 7 घंटे का वीडियो है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो उसको लाइन बाय लाइन मैंने समझा दिया है, पढ़ा है और उसके बाद उसको समझा दिया। जहाँ पे समझाना था मैंने समझा भी दिया है, तो उससे जो आपकी इतिहास की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। NCERT तो जो आप कर कीजिए ही और साथ साथ उसको भी देखिए। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपनी तैयारी आगे रखने के लिए। और इसका मैं PDF जो है टेलीग्राम पर डाल देता हूं, तो टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का नाम इसी चैनल के नाम से है, ISPC's होम, और लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो 11वां चैप्टर है ये साइंस का क्या है, तो देखते हैं। तो जंतुओं और पादपों में परिवहन। तो जंतुओं और पादप, प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म में जो है किस तरह से परिवहन होता है उसके बारे में, ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो क्या करना है विचार? पचा भोजन, ऑक्सीजन, अपशिष्ट पदार्थ यानी जो है डाइजेस्टिव फूड है, ऑक्सीजन है या वेस्ट मटेरियल जो है, इंग्लिश में ही मैं बोल देता हूं ताकि जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम के, उनको भी कोई दिक्कत ना हो समझने में। उपयुक्त में से रक्त किसका किनका परिचरण करता है? तो ब्लड जो है किसका ट्रांसपोर्टेशन करता है? इसमें से पचा भोजन, ऑक्सीजन और अपशिष्ट पदार्थ तीनों में से किसका करता है? तो ब्लड जो है वो तीनों का करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ब्लड जो है तीनों का परिचरण करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रक्त में उपस्थित हेमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हेमोग्लोबिन के बारे में दिया गया है, तो देखते हैं क्या है। पहला स्टेटमेंट क्या है? तो हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अपने साथ संयुक्त करके शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं तक इसका परिवहन करता है। तो ये कथन सही है कि हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन का जो है ट्रांसपोर्टेशन करता है शरीर के सभी अंग, ऑर्गन्स और जो है सेल्स में जो है हेमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन को पहुंचाता है। इसका काम ही होता है ऑक्सीजन को पहुंचाना। हेमोग्लोबिन एक लाल रंग का वर्णक है जो ऑक्सीजन से संयुक्त होकर रक्त को लाल रंग प्रदान करता है। तो ये भी कथन जो है वो सही है कि हेमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर का होता है, RBC में पाया जाता है हेमोग्लोबिन, और वो ऑक्सीजन से जो है संयुक्त होकर जो है खून को जो है लाल रंग प्रोवाइड करता है। तो दोनों कथन जो है इसमें सही है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, और दोनों सही है। उसके बाद नेक्स्ट है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? तो WBC का कार्य क्या है? व्हाइट ब्लड सेल का जो है कॉप्सूल्स का काम क्या है? तो इसका जो काम है व्हाइट ब्लड कॉप्सूल्स का वो है रोगाणुओं का विनाश। ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा। डिजीज से जो है प्रोटेक्शन जो है WBC का काम होता है, जिसको हम लोग लिम्फोसाइट्स भी कहते हैं। लिम्फोसाइट्स इसमें पाया जाता है। 3 तरह का जो है से ब्लड होता है। तो ये क्या नाम है, एक तो तरल पदार्थ होता है वो प्लाज्मा होता है, और कॉप्सूल्स में जो है WBC, RBC और प्लेटलेट्स होता है। तो WBC का जो काम है वो क्या है कि वो रोगाणुओं का विनाश करना, मतलब डिजीज से हमको जो है प्रोटेक्शन देना। RBC में हेमोग्लोबिन होता है तो वो जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन का काम है, और प्लेटलेट्स जो है वो क्लॉटिंग में मदद करता है। तो ये जो है इसका काम है WBC का, रोगाणुओं का विनाश। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो देखते हैं क्या है। तो रक्त वहिकाएं, हृदय और वृक्क। दूसरा क्वेश्चन क्या? उपयुक्त में से कौन सा मानव शरीर के
परिचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन जो है परिचरण तंत्र का जो है हिस्सा नहीं है मानव शरीर के, तो ये जो है वृक्क नहीं है। ऑप्शन 4 जो है इसमें हो जाएगा, बाकी सब जो है इसका हिस्सा है, बाकी ऑप्शन 4 जो है इसका हिस्सा नहीं है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि केवल 4, ये जो है किडनी जो है वो जो है ये इसका हिस्सा नहीं है, परिचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, वो जो है एक्सक्लेमेटरी सिस्टम का जो पार्ट है। नेक्स्ट है, चिकित्सक हृदय संपत्ति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं। तो चिकित्सक जो है हृदय के जो है से इसको मापने के लिए, हार्ट बीट को नापने के लिए जो है वो किसका उपयोग करते हैं, तो वो जो उपयोग करते हैं वो करते हैं स्टेथोस्कोप। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, स्टेथोस्कोप का उपयोग जो है से डॉक्टर्स करते हैं हार्ट बीट को नापने के लिए। पेसमेकर क्या होता है, तो पेसमेकर जो है जब हृदय गति कम हो जाती है, हार्ट बीट कम हो जाता है, तो उसको जो है लगाकर जो है उसको हृदय गति को जो है समान किया जाता है, उसको पेसमेकर कहते हैं। ईसीजी जो है जो भी डिफॉल्ट वगैरह हार्ट में आता है उसके लिए ईसीजी का ये प्रयोग करते हैं, और ईईजी का जो है ब्रेन में जो है डिजीज वगैरह का पता लगाने के लिए ईईजी का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो पहला है मछली, हाइड्रा और स्पंज, उपयुक्त में से किस में या किन में परिचरण तंत्र नहीं पाया जाता है। इसमें जो पूछ रहा है कि किस में जो है सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता है, तो इसमें जो नहीं पाया जाता है वो नहीं पाया जाता हाइड्रा और स्पंज में। ऑप्शन 2 और 3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा केवल 2 और 3। नेक्स्ट है, अपोडायलिसिस की विधि निम्नलिखित में से किसके अक्रिय हो जाने की स्थिति में प्रयोग में लाई जाती है। तो डायलिसिस जो है किसके खराब हो जाने से जो है डायलिसिस हमको करवाने की जरूरत पड़ती है, तो वृक्क। ऑप्शन बी जो इसका आंसर हो जाएगा, किडनी जब खराब हो जाता है तो डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। डायलिसिस में क्या होता है कि ब्लड का जो है फिल्ट्रेशन होता है, इसमें जो है जब हमारा क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ जाता है, ब्लड यूरिया बढ़ जाता है, तो डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, और जो है किडनी जो है काम नहीं करता, ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाता है, तो डायलिसिस के थ्रू जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन करते हैं। के बाद नेक्स्ट है कि कुछ जंतुओं के शरीर से अपशिष्ट रसायनों के निष्कासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो जंतु है उसके जो है अपशिष्ट रसायन जो है से वेस्ट केमिकल जो बाहर निकलता है, तो उसके बारे में कहा गया है कि उसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट है। मछली कोशिका के अपशिष्ट उत्पादों को अमोनिया के रूप में उत्सर्जित करता है। तो मछली जो है अमोनिया के रूप में जो है अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो है से उत्सर्जित करता है, रिलीज करता है। तो ये कथन सही है कि मछली जो है अमोनिया के रूप में करता है और वो पानी में घुल जाता है। सर्प अपने शरीर से अपशिष्ट के रूप में नाइट्रिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। तो ये कथन जो है वो गलत है। सर्प जो है अपने शरीर से नाइट्रिक अम्ल का नहीं बल्कि सेमी सॉलिड जो है का उत्सर्जन करते हैं, जिसमें जो है आपको यूरिक एसिड वगैरह होता है। नेक्स्ट है कि पौधों के भाग, उनके कार्य। तो पौधों का भाग दिया गया है और उसका क्या कार्य है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि किसका जो है किस भाग का जो है क्या काम है। तो पहला जो है उसे देखते हैं, रंध्र। तो रंध्र जो है स्टोमेटा जो है उसका क्या कार्य होता है, तो वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन जो है इसका कार्य है। ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद है जाइलम। तो जाइलम का जो काम क्या है, तो वो है जल का परिवहन, वाटर का जो है ट्रांसपोर्टेशन जाइलम का काम है। जौ से जाइलम, जौ से जल। फ्लोएम, फ्लोएम का भोजन का परिवहन, वह फ्लोएम का कार्य है। तो एफ से फ्लोएम और एफ से मान लेते हैं फ्लोएम और एफ से फूड होता है, तो भोजन का जो है फ्लोएम। ये इसमें आप कंफ्यूजन अगर हो जाए तो इससे ऐसे याद कर सकते हैं। मूल रोम, तो मूल रोम का होता है जल का अवशोषण, ये जो है जल का अवशोषण करता है। डी का 4, ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है, मूलों द्वारा मृदा से अवशोषित जल अभिकर्षित खींचकर होकर तने और पत्तियों तक पहुंचता है। तो मूलों द्वारा जो है जब अवशोषित जल जो है से खींचकर जो है पत्तियों तक पहुंचता है, तो ये कथन जो है वो सही है कि मूलों द्वारा ही ये पत्तियों तक पहुंचता है। उसके पत्तियों से जल को वाष्पोत्सर्जन के कारण एक चूषण बल निर्मित होता है। तो ये भी कथन जो है वो सही है कि पत्तियों से जल के वाष्पोत्सर्जन मतलब ट्रांसपिरेशन के कारण जो है चूषण बल निर्मित होता है पत्तियों में। तो ये दोनों कथन, ये जो है कारण और कथन दोनों सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं, तो पहला कथन क्या है कि
फुसफुस धमनी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है, तो ये कथन जो है सो वो गलत है। फुसफुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी जो है ऑक्सीजन समृद्ध रक्त का जो है ऑक्सीजन कंटेंट ब्लड का जो है से प्रवाह नहीं करती है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं करती है, बल्कि पल्मोनरी वेन जो है ये काम करता है, फुसफुस शिरा जो है ये काम करता है, तो ये कथन गलत है। दूसरा है फुसफुस शिरा कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का प्रवाह करती है, तो ये कथन गलत है। ये फुसफुस शिरा नहीं बल्कि ये जो है फुसफुस धमनी यानी पल्मोनरी आर्टरी जो है कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त का प्रवाह जो है वो करती है, वो हार्ट तक ले जाती है, तो ये इसमें जो है दोनों कथन जो है वो गलत है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि किसी वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो कोई जो एडल्ट ह्यूमन बींग है उसका जो है से हार्ट बीट 1 मिनट में कितनी बार होता है, तो ऐसे जो है एवरेज जो है 72 बार, लेकिन 70 से 80 बार हम लोग मानते हैं। ऑप्शन बी जो इसका आंसर हो जाएगा, 70 से 80 बार जो है उसका हृदय धड़कता है। के बाद है नेक्स्ट जो है अब आ गया पादप में जनन, 12वां चैप्टर है, इसको हम लोग देखते हैं। तो मतलब कि पादप में जो है रिप्रोडक्शन कैसे होता है प्लांट्स में, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो कायिक प्रवर्धन वेजिटेटिव प्रोपागेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में दिया गया है, तो देखते हैं क्या कथन है। स्टेटमेंट है कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं, तो ये जो है कथन सही है कि कायिक प्रवर्धन द्वारा जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा जो है से हम कम अवधि में जो है पेड़ को उगा सकते हैं। बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल आने में अधिक समय लगता है, तो ये कथन गलत है। ये जो है कम समय लगता है, अधिक समय नहीं बल्कि कम समय लगता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन से, क्योंकि बीज उगने में आड़ी होने में जो है काफी समय लग जाता है, और इसमें जो है कम समय लगता है। वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होता है कि उसी जो है कोई भी प्लांट्स वगैरह है उसका ही तना को लेकर काट के उसी में से जो है नया तन उसी को काट के जो है हम लोग रोप के जो है नया पेड़ उससे उगाते हैं, तो उसको ही वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। तो इसमें जो है कथन 2 गलत है और कथन 1 जो है वो सही है, तो केवल 1 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखते हैं क्या है कि कायिक प्रवर्धन में नए पादप जनक पादप की प्रतिलिपि होते हैं, तो ये कथन सही है कि जो है एकदम सेम टू सेम होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन में। जो नया पादप जमता है, नया प्लांट जो होता है वो पेरेंट्स प्लांट के एकदम सेम होता है। कायिक प्रवर्धन में नए पादप एक ही जनक द्वारा उत्पन्न होते हैं, तो ये भी सही है, इसी वजह से जो है दोनों ये सेम होता है। पेरेंट्स प्लांट के जो है डॉटर प्लांट जो है वो सेम होता है, तो कथन ए जो है आर जो है दोनों सही है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विभिन्न सजीवों में जनन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो रिप्रोडक्शन के बारे में जो बहुत सारे जो विभिन्न सजीवों में कैसे कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि कौन सा कथन जो है वो सही है और कौन सा कथन गलत है। तो पहला यीस्ट में जनन मुकुलन के माध्यम से होता है, तो पहला कथन जो है सही है कि यीस्ट में जो है वो बडिंग के माध्यम से जो है से जनन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो ये कथन सही है। शैवाल में जनन प्रक्रिया खंडन के माध्यम से होती है, तो ये भी कथन सही है कि शैवाल में जो जनन है प्रक्रिया खंडन विखंडन के माध्यम से होता है। मॉस और फर्न जो है में जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है, तो मॉस और फर्न में जो है बीजाणुओं के द्वारा जो है जनन होता है, तो ये भी कथन सही है, सीड्स के द्वारा होता है, तो तीनों कथन जो है इसमें सही है, तो ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है कि एकलिंगी पुष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एकलिंगी पुष्प यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर जो होता है उसके बारे में हम लोगों को विचार करना है। तो पहला कथन क्या है कि एकलिंगी पुष्प में या तो केवल पुंकेश्वर अथवा केवल स्त्री केसर उपस्थित होता है। तो पहला कथन है कि एकलिंगी पुष्प में जो है या तो केवल पुंकेसर या केवल जो है पुंकेसर यानी स्टेमेंस और स्त्री केसर मतलब जो होता है वो पिस्टिल यानी दोनों में से एक ही उपस्थित होता है। तो ये कथन सही है कि एकलिंगी पुष्प में ऐसा होता है, या तो पुंकेसर या स्त्री केसर उपस्थित होता है। उसके बाद सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे में उगने वाले पुष्प एकलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो ये कथन जो है से वो गलत है, ये एकलिंगी पुष्प का उदाहरण नहीं है, बल्कि ये जो है से क्या नाम है उसका द्विलिंगी पुष्प का जो है उदाहरण है। बाइसेक्सुअल फ्लावर का जो है सही एग्जाम्पल है। ये सारे जो है सरसों, गुलाब और पिटूनिया के पौधे जो है ये द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण है। तो कथन एक जो है इसमें केवल सही है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पादप में परागन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो परागन के संदर्भ में देखते हैं जो पॉलिनेशन के रिगार्डिंग जो है से कथन दिया हुआ, स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला का स्टेटमेंट क्या है, परागन के अंतर्गत परागकणों
के स्थानांतरण परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। तो पहला कहा गया है कि परागन जो होता है, पॉलिनेशन जो होता है, पॉलन ग्रेन्स जो है परागकोश से जो है वर्तिकाग्र पर जाता है। परागकोश किसको कहते हैं? तो एंथर से जो है स्टिग्मा पर जाता है। पहला कथन जो है ये है। तो पहला कथन जो है वो सही है, ये एंथर से जो है वो स्टिग्मा पर जाता है इसमें पॉलिनेशन में। ऑप्शन 1 जो है वो सही है। उसके बाद है जहां 100 परागन के अंतर्गत परागकणाओं का स्थानांतरण परागकोश के उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, वहीं पर परागन में परागकणाओं के स्थानांतरण उसी प्रकार के किसी अन्य पादप पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है। तो ये जो है कथन गलत है, बल्कि जो है से तो 100 परागण क्या होता है कि उसी फ्लावर पे जो है, उसी जो है से परागकोश का जो है वर्तिकाग्र पर उसी फ्लावर के हो तो उसको जो है 100 परागण कहते हैं, और दूसरे इस पर होता है उसको जो है से पर परागण कहते हैं। तो ये कथन जो है वो गलत है। तो ऑप्शन 2 जो है इसमें गलत हो जाएगा। तो केवल एक जो है सही है। यहाँ पर मैं आप लोगों को समझा देता हूं अगर नहीं समझ में आया फिर से। तो यहाँ पे कह रहा है जब 100 परागन के अंतर्गत परागकणाओं का स्थानांतरण परागकोश से उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, अन्य पुष्प के नहीं, उसी पुष्प के जो है वर्तिकाग्र पे, मतलब उसी पुष्प के जो, उसी फ्लावर के जो है आपको स्टिग्मा पे हो तो जाके जो है उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। और नहीं तो अगर दूसरे फ्लावर या किसी अन्य पेड़ के जो है फ्लावर पे जाके हो तो उसको जो है से हम पर परागन कहते हैं। ऑप्शन इसको जो है इसमें जो है से गलत है। तो 2 इस वजह से गलत है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखते हैं, पादप का जनन भाग तना होता है। पहला कथन है कि पादप का जनन भाग जो है वो तना होता है, तो ये गलत है। पादप का जनन भाग तना नहीं होता है, बल्कि पादप का जनन भाग जो है वो पुष्प होता है, फ्लावर होता है। नर और मादा युग्मक के युग्मन का पराक्रम परागण कहलाता है, तो ये गलत है। नर और मादा के जो है मिलने का युग्मन का जो है प्रक्रम जो है परागण नहीं बल्कि निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन कहलाता है। तो ऑप्शन 2 भी गलत है। परिपक्व होने पर अंडा से फल में विकसित हो जाता है, तो परिपक्व होने पे जो है ओवेरी जो है फल में विकसित हो जाता है, तो ये कथन सही है। डबल रोटी का फफूंद बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है, तो ये भी कथन सही है। तो ऑप्शन 3 और 4 जो है इसमें सही है, तो केवल 3 और 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है गति एवं समय। तो गति एवं समय, स्पीड एंड टाइम के बारे में दिया गया है। तो देखते हैं क्या क्या इसमें है। पहला जो है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापता है? तो एक वाहन कितनी दूरी तय की, तो उसको मापने के लिए किस यंत्र का हम लोग उपयोग करते हैं, कौन से जो है इंस्ट्रूमेंट का? तो उसमें जो करते हैं वो करते हैं ओडोमीटर। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओडोमीटर का हम लोग जो है यूज करते हैं। स्पीडोमीटर स्पीड नापने के लिए यूज होता है, एक्सीलरेटर का नापने के लिए एक्सीलरोमीटर यूज होता है, अल्टीमीटर जो हाइट नापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चाल का मूल मात्रक है। तो चाल का ऐसा यूनिट क्या है चाल का? तो वो है स्पीड का, तो मीटर पर सेकंड। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, मीटर पर सेकंड जो है इसका मूल मात्रक है। हम देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है विद्युत धारा और इसके प्रभाव। तो इलेक्ट्रिक करंट और उसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसी के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट है किसी तार में, पहला क्वेश्चन है, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विभिन्न प्रभाव होते हैं, इन प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो किसी तार में जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो उस पर बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है, तो उसके बारे में दिया गया है कि क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार तप्त हो जाता है, तो ये कथन सही है कि वो गर्म हो जाता है जब वो इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू पास करता है। तो किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुंबक के भांति व्यवहार करता है, तो ये भी कथन जो है सही है कि जब उससे जो है इलेक्ट्रिक करंट पास करता है तो वो चुंबक की भांति जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करने लगता है। तो ये कथन भी सही है। तो इसका दोनों कथन जो है वो सही है। ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विद्युत फ्यूज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्यूज के बारे में दिया गया है, इलेक्ट्रिक फ्यूज है उसके बारे में। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। इनका उपयोग लघु पतन शॉर्ट सर्किट रोकने हेतु होता है, तो ये सही है कि इसका जो उपयोग है शॉर्ट सर्किट को रोकने के लिए किया जाता है। सुरक्षा मानक से उच्च विद्युत धारा के प्रवाहित होने से विद्युत फ्यूज की तार पिघल जाता है, तो ज्यादा जो है करंट फ्लो करता है तो जो है फ्यूज जो है वो पिघल जाता है और हमारा जो है शॉर्ट सर्किट इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कट जाता है, जिससे जो है शॉर्ट सर्किट वगैरह आग वगैरह नहीं लगता। और इलेक्ट्रिक फ्यूज जो होता है वो बना होता है टीन और
लेड से बना होता है। और इसमें क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट में, वो हाई मेल्टिंग, इसका जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। इलेक्ट्रिक करंट में जो है लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, और लो मेल्टिंग पॉइंट और जो है हाई जो है रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है और हाई कंडक्टिविटी होती है इसमें इलेक्ट्रिक फ्यूज में, और लेड और टिन से बना होता है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थॉमस अल्वा एडिसन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अल्वा एडिसन, थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में विचार करना है, देखना है कि उसके बारे में क्या कथन है। थॉमस अल्वा एडिसन ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, तो ये कथन गलत है, वो ब्रिटेन के नहीं बल्कि अमेरिका के वैज्ञानिक थे। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्रामोफोन, चलचित्र कैमरा, सिनेमा कैमरा जो है उसका तथा कार्बन प्रेषक का आविष्कार किया था। तो ये कथन भी सही है कि एडिसन ने बल्ब का, ग्रामोफोन का, कैमरा, चलचित्र कैमरा और कार्बन प्रेषक का आविष्कार उसने किया था। तो ऑप्शन 2 जो है इसमें केवल सही है, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है प्रकाश, लाइट के बारे में है। तो देखते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट है उसको स्टेटमेंट के तौर पे दे देता है इसमें, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं जिससे बनता है, तो उससे कुछ ही क्वेश्चन बन पाए हैं, इसलिए 2-3 क्वेश्चन ही में एक चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर के बारे में दिया गया है स्टेटमेंट, देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा, आभासी तथा बिंब के समान आकार का होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब इमेज है, प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है वो सीधा होता है, ये सही है। आभासी होता है, वर्चुअल होता है, मतलब उसको हम पर्दे पे नहीं ला सकते हैं, उभार सकते हैं, और तथा बिंब के समान मतलब समान आकार का होता है, तो ये भी कथन सही है। और इसमें जो दूरी है वो सही सेम होता है, जहां पे आप खड़े होंगे उतनी दूरी पे भी इमेज बनेगा। समतल दर्पण बने प्रतिबिंब में बिंब का वाम भाग प्रतिबिंब के दक्षिण भाग की भांति दिखाई देता है, तथा बिंब का दक्षिण भाग प्रतिबिंब के वाम भाग की भांति दिखाई देता है। तो ये भी कथन सही है कि समतल दर्पण जो है आपको दायां और बायां जो है, आपको अपना बायां दायां दिखेगा और दायां जो है वो बायां दिखेगा। तो ये कथन सही है। जब आईने के सामने आप खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि ये मेरा बायां और ये मेरा दायां। तो ऑप्शन सी जो इसका आंसर हो जाएगा, इसमें दोनों कथन सही है। अब नेक्स्ट है अवतल दर्पण के विभिन्न उपयोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अवतल दर्पण जो है कॉनकेव मिरर के बारे में दिया गया है, तो देखते हैं। चिकित्सक द्वारा आंख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सही है कि डॉक्टर्स के द्वारा जो है इसका उपयोग किया जाता है आंख, कान, नाक वगैरह देखने के लिए, क्योंकि ये जो है इमेज को बड़ा कर देता है। वाहन चालकों के पीछे देखने के लिए एक वाहनों के लिए पार्श्व दर्पण साइड मिरर में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कथन गलत है। साइड मिरर में जो है वो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वो एक साथ जो है सारे इमेज को कन्वर्ट कर देता है, इसलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। और वो जो है उसमें क्या होता है कि वो छोटे आकार का दिखाता है, तो इसलिए जो है उसमें साइड मिरर में बहुत सारी चीज को छोटे आकार में लाकर दिखा देता है। तो ऑप्शन 2 जो है इसका गलत है। इसमें कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो केवल एक जो है इसमें सही, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंसों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लेंस के बारे में दिया गया है। तो पहला, उत्तल लेंस सदैव वास्तविक, उल्टा तथा आकार में बिंब से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो पहला कथन है कि उत्तल लेंस जो है सदैव जो है कह रहा है वास्तविक, उल्टा तथा आकार में बिंब से बड़े प्रतिबिंब बनाता है। तो ये कथन जो है गलत है, कि सदैव जो है ऐसा वो नहीं करता है। उत्तल लेंस जो है मतलब कॉन्वेक्स लेंस जो है तो ऐसा नहीं करता है। जब उसको निकट रखते हैं वस्तु को, तो वो जो है आपको प्रतिबिंब कैसा बनाता है, तो वो बनाता है आभासी यानी वर्चुअल, सीधा और आवर्धित होता है, उसमें जो है से कन्वर्ज होता है, इसलिए उसको कन्वर्जिंग लेंस भी इसको कहते हैं। अवतल लेंस सदैव आभासी, सीधा तथा आकार में बिंब से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये कथन सही है कि अवतल लेंस जो है हमेशा जो है आभासी, सीधा तथा आकार में जो है इमेज से जो है छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ये और इसको डाइवर्जिंग लेंस भी हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन 2 जो है केवल इसमें सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला है श्वेत प्रकाश 7 वर्णों का मिश्रण है। तो ये सही है कि श्वेत प्रकाश जो है 7 वर्णों का मिश्रण है, 7 जो है कलर से मिलकर बना है श्वेत प्रकाश, व्हाइट कलर जो व्हाइट लाइट जो है। इंद्रधनुष भी 7 वर्णों से मिलकर बना होता है। तो इंद्रधनुष जो है वो भी 7 वर्णों से मिलकर बना है, तो वो भी 7 रंगों से मिलकर जो है इंद्रधनुष बना होता है। तो ये भी कथन जो है वो सही है। रेनबो जो होता है, तो दोनों कथन जो इसमें सही है। कौन सा 7 कलर है, तो वो है विव गयोर। 7 कलर जो है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, 7 कलर जो है इसमें है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों कथन इसमें सही है।
उसके बाद है जल एक बहुमूल्य संसाधन, तो वाटर के बारे में है कि जल जो है एक बहुमूल्य संसाधन है। तो क्या है, पहला कथन है कि विश्व जल दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस वही उसी दिन मनाया जाता है जिस दिन जो है बिहार डे मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा, 22 मार्च को ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जल की कमी हेतु उत्तरदायी है। तो जल की कमी का जो है कौन सा कारण जो है उत्तरदायी है। औद्योगिकरण में वृद्धि, तो ये भी कारण है, औद्योगिकरण में वृद्धि जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारा जल जो है उसमें खपत होता है। बढ़ती जनसंख्या, तो जनसंख्या की वजह से भी बहुत सारा जल खत्म होता है, तो ये भी जल संसाधनों का कुप्रबंधन, तो जल संसाधनों का जो है कुप्रबंधन जो है उसका सही से इस्तेमाल नहीं होता है, तो ये भी वजह है जल की कमी के कारण। इसमें तीनों वजह जो है जल की कमी के कारण हो सकता है, और भी बहुत सारी वजह है लेकिन ये तीनों वजह भी है। तो ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा तीनों सही, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर सी, डी ऑप्शन सभी जो है इसमें सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई व्यवस्था सर्वाधिक मितव्ययी है, मतलब जो है इकोनॉमिक है सबसे कौन सी सिंचाई व्यवस्था जो है, कौन सा जो है इरिगेशन जो ये होता है प्रक्रिया जो है वो सबसे इकोनॉमिक है, तो वो है बूंद सिंचाई। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, बूंद सिंचाई जो है वो सबसे इकोनॉमिक मानी जाती है। वो ड्रिप जो है ड्रिप इरिगेशन होता है, वो थोड़ा थोड़ा जो है निकल के जो है छिड़काव करता है, तो ये जो है इसमें जो है वाटर कम वेस्ट होता है, तो ये सबसे इकोनॉमिक है। ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सही विकल्प का चयन कीजिए, तो सही विकल्प क्या है देखते हैं स्टेटमेंट। विश्व के सभी झीलें और नदियां में जल की कुल मात्रा नियत स्थिर रहती है, तो नहीं, घटती बढ़ती रहती है। भूमिगत जल की कुल मात्रा नियत रहती है, तो नहीं, ये भी घटती बढ़ती रहती है भूमिगत जल जो है। उसके बाद है विश्व के समुद्रों और महासागरों में जल की कुल मात्रा नियत है, तो नहीं, समुद्र की जल भी घटता बढ़ता रहता है, ये भी नियत नहीं है। विश्व में जल की कुल मात्रा नियत है, तो ये सही है कि जल जो है वो टोटल जो है जितना पानी है उतना रहता है, वो जाता है हवा एवोपरेशन के थ्रू, फिर बारिश के थ्रू जो है वो पृथ्वी पर आ जाता है, तो ये जो है ये कथन सही, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा, वाटर साइकिल जो होता है उसके थ्रू। नेक्स्ट है वन हमारी जीवन रेखा, तो फॉरेस्ट के बारे में दिया हुआ है, तो देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य श्रृंखला का सही क्रम है, तो फूड चेन का जो है सही क्रम क्या है। तो देखते हैं घास, कीट, मेढक, सर्प, गरुड़, तो ये जो है सबसे सही क्रम पहला ही है, क्योंकि घास को कीट खाता है, कीट को मेढक खाता है, मेढक को सर्प खाता है, सर्प जब मर जाता है गरुड़ जो है सर्प को खा जाता है, तो ये कथन जो है सही, ऑप्शन ए जो है ये फूड चेन का सबसे सही श्रृंखला है, ये सही क्रम है। नेक्स्ट है अब घटकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो अब घटक के बारे में जो है दिया गया है, तो देखते हैं डिकम्पोजर के बारे में। ये मृत पादपों और जंतु उत्तकों को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं, तो ये जो है से मृत पादप और जंतु को जो है ह्यूमस में परिवर्तन कर देते हैं, तो ये कथन जो है वो सही है कि अब घटक जो है से मृत पादप और जंतु को जो है उत्तकों उनके उत्तकों को जो ह्यूमस में जो है से उसको परिवर्तित कर देते हैं, जो काफी अच्छा होता है पेड़ पौधे के लिए या खाद के लिए। ये वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं, तो ये भी कथन सही है कि जो भी पौधे वगैरह होते हैं उसमें पोषक न्यूट्रिशनल एलिमेंट जो है उसको बनाने में ये सहायक होते हैं, तो दोनों कथन जो है इसमें सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो कौन सा जो है सही नहीं है पूछा इसमें, तो देखते हैं। तो वन मृदा को अपर्दन से बचाता है, तो ये सही है, क्योंकि जो है फॉरेस्ट जो है वो इरोजन से सॉइल को बचाता है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, तो ये कथन गलत है, पादप और जंतु जो है दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करता है, तो ये भी सही है कि जलवायु को भी, क्लाइमेट को भी और जल चक्र को जो है रेन साइकिल को भी, वाटर साइकिल को प्रभावित करता है। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है, तो ये भी कथन सही है कि सॉइल जो है इसके वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है, तो इसमें केवल बी जो है वो गलत है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अपशिष्ट जल की कहानी, मतलब वेस्ट वाटर के बारे में दिया गया हो, देखते हैं। आपंक, सलज और बायोगैस अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद हैं, इन सह उत्पादों के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सलज और बायोगैस जो है वो वेस्ट वाटर का जो है सह उत्पाद है, तो उसके बारे में देखते हैं, बाय प्रोडक्ट है, उसके बारे में देखते हैं क्या है। अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न आपंक का उपयोग खाद के रूप में किया जाता है, तो जो सलज हमें प्राप्त होता है वेस्ट वाटर के प्रक्रम में, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट में, तो उसका जो है से ये खाद के रूप में किया जाता है, तो ये कथन जो है वो सही है कि इसका जो है खाद के रूप में उपयोग किया जाता है।
अपशिष्ट जल उपचार के प्रक्रम में उत्पन्न होने वाली बायोगैस का उपयोग ईंधन के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। तो ये भी सही है कि बायोगैस जो हमें प्रोवाइड होता है उसका जो है उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिक जो है प्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं, ईंधन के रूप में भी कर सकते हैं, फ्यूल के रूप में भी कर सकते हैं। तो दोनों कथन जो है इसमें सही है। तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा कि दोनों सही है, 1 और 2। नेक्स्ट है कृमि प्रसंस्करण शौचालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृमि वॉर्म के बारे में है, डिवॉर्मिंग के बारे में जो है स्टेटमेंट दिया गया है, तो उसके बारे में देखते हैं क्या है। इसे मानव मल के केचुए द्वारा उपचारित किया जाता है। इसमें जो है मानव मल को केचुए द्वारा उपचारित किया जाता है, तो ये सही है कि ह्यूमन वेस्ट को जो है केचुए द्वारा उपचारित किया जाता है। केचुए अर्थवॉर्म के द्वारा जो है इसको किया जाता है। इसका उपयोग में जल की बहुत अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, तो ये कथन सही है। इसीलिए जो है ये कथन गलत है, इसमें जल की जो है बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। मानव मल पूर्णतः कृमि केक में परिवर्तित हो जाता है, जो मृदा के लिए अति समृद्ध पोषक है। तो जो मानव मल होता है, ह्यूमन वेस्ट जो होता है, वो कृमि केक्स में जो है परिवर्तित हो जाता है वॉर्म केक में, और जो है जो सॉइल के लिए जो है काफी जो है समृद्ध पोषक है, न्यूट्रिशन है, काफी अच्छे मात्रा में जो है प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजेशन सॉइल को, और जो है और ये कम मात्रा में इसमें जल का उपयोग होता है, इसलिए ये काफी अच्छा है। तो ये 1 और 3 जो है इसमें केवल सही है। तो बी जो है इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। तो दोस्तों ये था जो टोटल जो 7th क्लास की एनसीईआरटी थी वो कंप्लीट हो गई आपकी। अब जो है 8th क्लास की एनसीईआरटी मैं शुरू करूंगा, हिस्ट्री और साइंस दोनों की। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, टिल देन गुड बाय।